पितृपक्ष को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, खास करके जो यूथ है वो कहती है कि पितृपक्ष में हम क्या क्यों करें, क्यों नहीं करें, अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो जाएगा, करेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। यूथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें पितृपक्ष से कुछ लाभ होता है। जब तक मीनिंग नहीं क्लियर होगा तब तक हमारे यूथ किसी चीज़ को नहीं मानने, और मीनिंग क्लियर करने के लिए कंपलसरी नहीं है कि हम उनको संस्कृत के श्लोक में ही दें। सोशल मीडिया में इंगेजमेंट टाइम जो है यूथ का सबसे ज़्यादा बढ़ गया, सबसे ज़्यादा इंगेज रहते हैं वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, और वहाँ जो काम की चीज़ें हैं वो कम देखी जाती हैं, और जो बिना काम की चीज़ें हैं उनके व्यूज़ कई मिलियंस में होते हैं। आप एक रील को एक एक सेकंड में स्क्रॉल करते हो तो डिस्ट्रैक्शन टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फोकस एक जगह पर नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका करियर है, वो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। पितृपक्ष ऐसा समय है जब हमें जो है, हमने साल भर में जो काम किया है, पास्ट को अवलोकन करने का समय है। जैसे साल भर हमने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आगे क्या करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग का समय है। तो हमें पास्ट चीज़ों, सिंहावलोकन माने पास्ट की चीज़ों से सीखना कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, क्योंकि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा वैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी। माँ बाप जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों में ज़रूर आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। फैमिली की जो प्रोगेनी होती है, जो प्रोग्रेशन होता है, जो वंश वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं उससे भी पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। आप देखेंगे कुछ फैमिलीज़ में बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं होती है, कुछ फैमिलीज़ में करियर इंस्टेबिलिटी होती है, कुछ फैमिली में अचानक से डेथ्स हो जाती हैं। इन 15 दिनों में आप रिसर्च करो और पास्ट चीज़ों से सीखो। आदमी जो है, इतिहास बहुत हेल्प करता है भविष्य को बनाने में। तो हमें अपनी लाइफ से ही सीखना चाहिए कि हमने अपने पिछले समय में, मान लीजिए 1 साल के ड्यूरेशन में, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ देश के सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं। आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। के.एम. सिन्हा जी ज्योतिष और धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं, और वानिया जी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की विशेषज्ञ हैं। तो वानिया आर्या जी और के.एम. सिन्हा जी से आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, खास करके जो यूथ है वो कहती है कि पितृपक्ष में हम क्या क्यों करें, क्यों नहीं करें, अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो जाएगा, करेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। यूथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें पितृपक्ष से कुछ लाभ होता है। तो समझेंगे कि अगर आप पितृपक्ष में कुछ करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा। नफ़ा नुकसान की सीधे सीधे बात करेंगे। पितृपक्ष क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझेंगे हमारे दिग्गज विद्वानों से। तो सबसे पहले के.एम. सिन्हा जी के पास चलते हैं। के.एम. सिन्हा जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय प्रवीण जी, आपको और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों को, और जितने भी लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। वानिया जी, आप एस्ट्रो तक पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। वानिया जी, तो वानिया जी को जोड़िए। हाँ, वानिया जी आ गई। तो वानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक पर। धन्यवाद प्रवीण जी। एस्ट्रो तक के माध्यम से आप सभी लोग हमें देख रहे हैं, हमसे जुड़ने के लिए, और हम आज बात करेंगे पितृपक्ष पर। और आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए नई नई जानकारी के लिए। जी, तो पहला सवाल के.एम. सिन्हा जी से पूछते हैं कि के.एम. सिन्हा जी, पितृपक्ष का महत्व बहुत है, सदियों से चला आ रहा है। सदियों से लोग अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए जो है पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। लेकिन आज का जो यूथ है, खास करके जो 35 से जो है 25 से लेकर 35 के बीच के लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, और पितृपक्ष में हम अगर कुछ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका क्या विचार है पितृपक्ष को लेकर? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले जो आज के यूथ हैं उनके पास टाइम नहीं है,
बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को, मैं हर लोगों को तो नहीं कहता हूँ, 10% 20% लोग अभी भी टाइम निकाल कर पूजा पाठ करते हैं और धर्म को मानते हैं। लेकिन बहुत सारे यूथ को जो मैंने देखा है पर्सनली, उनको पितृ पक्ष छोड़ दीजिए, वो कुंडली को ही नहीं मानते हैं, नंबर 1। तो सबसे पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग नहीं मानते हैं, पितृपक्ष की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हॉरोस्कोप को ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ग्रह नक्षत्र में हमारा कोई विश्वास नहीं है, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले बायोग्राफी पढ़िए। आइंस्टीन को तो सब लोग मानते होंगे, क्योंकि हम वैज्ञानिक, देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न्यूटन और आइंस्टीन को हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी E=mc², कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब एनर्जी और मास का आपस में इंटर रिलेशन होता है, और c जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो जब हम अपने जितने भी लोग आते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आज का जो ट्रेंड है कि बुक वाली बातें हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कई पंडित आते हैं मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। प्रवीण जी, सच पूछिए तो अगर मैं आपके पास आऊं और मैं 10 श्लोक बोल कर चला जाऊं, आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन आप ज़रूर बोलिएगा यार बड़ी पंडित आदमी है। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, ठीक है? मैं 10 श्लोक पढ़ के चला जाऊंगा, आप बोलिएगा यार विद्वान आदमी है, बड़ी अच्छा आदमी है, 10 श्लोक पढ़ के चला गया, यानी धर्म का ज्ञाता होगा। पता नहीं वो 10 श्लोक का मीनिंग क्या है। मेरा तो ये मानना है, जब तक मीनिंग नहीं क्लियर होगा तब तक हमारे यूथ किसी चीज़ को नहीं मानने हैं। और मीनिंग क्लियर करने के लिए कंपलसरी नहीं है कि हम उनको संस्कृत के श्लोक में ही दें। पहले के समय में मजबूरी थी कि संस्कृत एक लैंग्वेज था और उसी लैंग्वेज में ही सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो जातक परिजात हो, चाहे सारावली हो, चाहे भृंगु संहिता हो, जिस भी बुक को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो हर वर्जन अवेलेबल है। आप हिंदी में चाहिए तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप जर्मन में चाहिए जर्मन में गूगल ट्रांसलेट, क्योंकि हम लोग इस समय टेक्निकल हो चुके हैं। इस समय हम लोग AI के फीचर को यूज़ कर रहे हैं। इस समय हम लोग जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग ब्लैक होल, गैलेक्सीज और साथ में हम लोग सब तरीके के एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की जो युवा है, मुझे जो यहाँ तक लगता है, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजी में, उसमें युवा वर्ग को जब तक हम कन्विंस नहीं करेंगे उनको मॉडर्न साइंस के तरीके से, तब तक वो विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप उनको लाख कह लीजिए। तो एक मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया था। उन्होंने बोला था अगर 2 बॉडी है तो 2 बॉडी के बीच में किसी ना किसी प्रकार का फोर्स होगा, और उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और न्यूटन ने ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला लगाया। अभी सपोज कीजिए मैं बैठा हूँ और आप हैं, तो हम भी 2 बॉडी हैं। तो अगर मेरा वेट जो है मान लीजिए 80 kg है और आपका वेट जो है वो 50 kg का है, तो हम लोग के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ये फोर्स की इंटेंसिटी इतनी कम है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो फोर्स है आप पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये युवा वर्ग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब युवा वर्ग को इसी को संस्कृत में कन्वर्ट करके बोलिएगा, तो जब लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है, जब कम्युनिकेशन ही उनके माइंड में नहीं जाएगी, जब इमेज माइंड में क्लियर नहीं होगी, तो वो क्यों मानेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अगर मैं कहता हूं कोई भी चीज़, बल्ब कहता हूं तो बल्ब इमेज बन जाती है। लेकिन संस्कृत के मैंने कुछ श्लोक बोल दिया, अभी जैसे मैंने ओम श्रांग श्रीं श्रौम सा चंद्रमसे नमः बोल दिया। अब अगर यूज़र ने इसको बोला कि यार ये तो मंत्र है, मुझे पढ़ना है, लेकिन इसका साइंटिफिक मीनिंग, उसका मीनिंग उसके माइंड में नहीं आ रहा है कि ओम का क्या मतलब है, श्राम का क्या मतलब है, श्रिंग का क्या मतलब है, चंद्रमसे नमा जो है, इस पूरे का जब तक वो वैज्ञानिक आधार नहीं लेंगे आज के युवा, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं आज के समय में, जब तक उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा वो शायद उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, और इमेजिनेशन नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आज के समय में कोई भी लोग हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपने बच्चों
के पास जो है जॉब के लिए कहा जाए, बिजनेस के लिए कहा जाए, समय हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए शायद वो जो संस्कार चाहिए होता है, मैं 100% लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग आज के समय में अपने ही लाइफ में 2 पैसे कमाने के लिए बहुत ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो संतान के ऊपर जो संस्कार दिए जाते हैं बचपन से, वो थोड़े से कम भी हो रहे हैं और ये मजबूरी हो गई है हम लोगों की। इसलिए भी युवा वर्ग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो कि ब्लैंक पेपर के तरीके से होते हैं, उनको यही लगता है कि यार ये तो साइंटिफिक है ही नहीं। जब वो साइंटिफिक समझेंगे तब वो साइंटिफिक सोच बनाएंगे, और जब साइंटिफिक सोच बनाएंगे तब वो हर चीज को मानेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि 12 टाइप की राशियां केवल नहीं होती है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स पढ़िएगा पूरे तरीके से तो देयर आर 88 टाइप्स ऑफ ज़ोडिएक साइंस। बट हम लोग 88 टाइप ऑफ ज़ोडिएक साइन की बात किया जाए, बच्चों को पता है, आज के युवा वर्ग को बोलो मेष है, टॉरस है, उनको पता है। बट उनसे अगर आप पूछिएगा कि तुम्हारी कौन सी राशि है, तो बोलेंगे मम्मी ने बताया था मिथुन है, तो मिथुन राशि है। उनको उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर उनको सिखाइए तो जिनको सीखने की इच्छा है, के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, सीखने की जिनको इच्छा है वो तो रात दिन मेहनत करके सीख जाएंगे। जिनको सीखने की इच्छा ही नहीं है वो परेशान हो जाते हैं। और दूसरा, आज का जो सामाजिक स्तर गिरता जा रहा है, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, लोग जो है गलत कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ज्ञान की जो प्रधानता होती है, मतलब एक जुनून जो होता है ज्ञान को प्राप्त करने का, वो आज के युवा वर्गों में कम दिखाई देता है। दे बिलीव ओनली ऑन डिग्री, कि मुझे एक डिग्री मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं, बस इससे ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं। इसलिए भी युवा वर्ग इस पर सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जब उन पर कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई घटना घटित होती है, तब वो कहते हैं नहीं, समथिंग इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। और उसके बाद एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वहाँ पर भी जब वो सच्चे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, जो उनके बारे में 10 बातें आपके जाने से पहले चार्ट को देखकर बता देते हैं, उनका विश्वास बढ़ जाता है और उसके बाद वो उस चीज़ को मानते हैं, करते हैं। लेकिन जब उन पर वो असर नहीं होता तो फिर उनके माइंड में आ जाता है कि यार एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है, ये फ्रॉड है, और बहुत सारी चीज़ें वो अपने मन से बोलना चाहते हैं। तो ये कन्विंस करना बच्चों को जो है किस तरीके से किया जाए, प्रवीण जी आपका भी मैं व्यू लेना चाहूँगा, किस तरीके से आगे कन्विंस किया जाए इन बच्चों को? जी जी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि बच्चों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि इससे जो है तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम ये वीडियो सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, यूट्यूब में आप सब देखेंगे इसको। सोशल मीडिया में इंगेजमेंट टाइम जो है यूथ का सबसे ज़्यादा बढ़ गया, सबसे ज़्यादा इंगेज रहते हैं वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, और वहाँ जो काम की चीज़ें हैं वो कम देखी जाती हैं, और जो बिना काम की चीज़ें हैं उनके व्यूज़ कई मिलियंस में होते हैं। जहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिलना है, जहाँ से आपका कुछ भला होना है, जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा होना है, वो चीज़ें बहुत कम लोग देखते हैं। उसमें 200, 500, 1000 व्यूज़ आएंगे। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि और आपके माइंड में कचरा भरेगा और आपको नुकसान करेगी, उसके व्यूज़ जो है कई मिलियंस में होते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारे यूथ को डार्क की तरफ लेके जा रही है। मैं इस पर ज़रूर ऐड करूँगा कि हमारे यूथ को कुछ फ़ायदे बता करके उनको इस ओर लाना चाहिए कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हम फ़ायदे गिनवाएंगे कि आपको, अगर आप जैसे पितृपक्ष की आज हम बात कर रहे हैं कि पितृपक्ष को अगर आप सही तरीके से मनाते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं जोड़ना चाहूँगा वान्या जी को कि वान्या जी आप क्या समझती हैं कि जैसे जो हमारा पितृपक्ष चल रहा है, अगर जैसे यूथ अगर इससे जुड़ें तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो क्या उन्हें नुकसान होगा, क्या वो मिस कर रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आएंगी जीवन में? धन्यवाद प्रवीण जी, एस्ट्रो तक के माध्यम से हमें जोड़ने के लिए। पितृपक्ष की अगर हम बात करते हैं और पितृपक्ष और यूथ का कनेक्शन जो है आपने बताया, आपकी एक बात को मैं बिल्कुल एको करना चाहूंगी कि जो आपने अभी बोला कि रील्स में, जो सोशल मीडिया पर जो आज का यूथ है,
आप लोगों का मैक्सिमम टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर बीतता है, जिस वजह से आपके लाइफ में, आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा फोकस जो है अब वो कम रह गया है। आप चीजों पर टिक नहीं पाते हो, आप एक रील को एक एक सेकंड में स्क्रॉल करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन टाइम आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फोकस एक जगह पर नहीं कर पा रहे हो, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका करियर है, वो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब बात करते हैं तो फोकस डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उस चीज के अंदर डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज पर आपका फोकस होना जरूरी है, उस चीज पर सारी डॉट्स का एक सिंगल डॉट में कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी क्या हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन इतना है कि ध्यान ही नहीं लगता। मेडिटेशन करने बैठोगे तो आप लोगों का ध्यान नहीं लगेगा, बहुत सारी बातों को आप लोग नहीं मानते हो। लेकिन जब लाइफ में ऐसा कुछ फेज आता है तो बहुत सारे, बीइंग एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे यूथ के साथ मैं बहुत डील करती हूँ, स्पेशली एंजाइटी और डिप्रेशन पेशेंट्स के साथ बहुत डील करती हूँ। तो वहां पर आप लोग इस चीज को बिलीव करते हो, और उस टाइम पर जब भी कहीं से भी आपको कोई एडवाइस मिलती है तो आप फॉलो करते हो, और एक्चुअली में वहां से आपका जो फेथ है एस्ट्रोलॉजी में, वहां पर न्यूमरोलॉजी में, वहां से उसका इनिशिएशन शुरू होता है। पितृपक्ष की अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जीवन में, और कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे चल के आ रहे हैं, कैसे ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो हमारी एक लाइफ नहीं होती, हमारी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स का इम्पैक्ट भी मिलता है। माँ बाप जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट उनके बच्चों में जरूर आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। फैमिली की जो प्रोगेनी होती है, जो प्रोग्रेशन होता है, जो वंश वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं उससे भी पितृपक्ष का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। आप देखेंगे कुछ फैमिलीज में बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं होती है, कुछ फैमिलीज में करियर इंस्टेबिलिटी होती है, कुछ फैमिली में अचानक से डेथ्स हो जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा मतलब मेहनत कर रहे होते हैं फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा होता है। तो ये जो डीएनए, जो सोल टू सोल ट्रैवल वाला कनेक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कर्मास एक सोल से दूसरे सोल में ट्रैवल करते हैं। क्यों मनाते हैं हम पितृपक्ष? हम इसलिए मनाते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को जो है शांति मिले। अगर किसी रीजन से उनके रिचुअल्स, चाहे उनके डेथ रिचुअल्स हैं, चाहे उनके जीते जी अगर हमने उनको किसी भी रीजन से हर्ट करा है, तो वो जो पीस उनकी लाइफ में अभी तक उनको नहीं मिला है, वो पीस उनको मिलना चाहिए। आप भी देखेंगे, आप लोग आज की जनरेशन है, आपने कभी नोटिस करा कि बहुत चीजें कहते हैं ना कि ये तो इस फैमिली के डीएनए में है, गुस्सा करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी डिजीजेस आप लोगों ने नोट करी होंगी कि कहीं ना कहीं वो हमारी जनरेशन से ट्रेवल करती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है फैमिली में किसी को बीपी तो नहीं है, डॉक्टर आपसे पूछता है फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है। आपने एटलीस्ट, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करें या ना करें, बट एटलीस्ट ये डॉक्टर की बात तो आपने जरूर सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे डिजीजेस, हमारे संस्कार, हमारे रिचुअल्स जो हैं, वो सारे डीएनए टू डीएनए ट्रैवल करते ही करते हैं। जो जीन्स माँ में होते हैं वो बच्चों में भी आते हैं, जो फादर में होते हैं कहीं ना कहीं वो जीन्स जो हैं बच्चों में भी आते ही आते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स के पॉजिटिव कर्मास होते हैं उसका फल कहते हैं आने वाली जनरेशन्स को मिलता है, खाली एक जनरेशन को नहीं मिलता। ये जो कर्म होते हैं ये बहुत सोल टू सोल जो है ट्रैवल करते हैं, संस्कार जो है वो सिद्ध हो जाते हैं, तभी उनको निकालना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उन डिजीजेस को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पितरों की, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो है ना, जो हमारे जीवन में चलती हैं, ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप देखते हैं कि बहुत लोगों की लाइफ में एफर्ट्स कम होते हैं लेकिन फिर भी आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को मैं इतना तो समझा सकती हूँ कि ये चीज से तो आप लोग कनेक्ट करते हो। वी अंडरस्टैंड कि ये टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, हर चीज एआई पे जा रही है, हर चीज क्लाउड पे जा रही है, हर चीज के पास, आपके पास बैकअप सर्वर्स अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ इतना इजी है तो आप अपनी लाइफ में परेशान क्यों होते हैं? क्यों आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आती है? क्यों स्ट्रगल? बिसाइड्स आपके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं फिर भी आपका मन क्यों खुश नहीं रहता है?
क्यों आपका मन एक जगह से दूसरी जगह भागता है, क्यों लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों बीमारियां होती हैं, क्यों डिजीजेस होती हैं, क्यों करियर में इंस्टेबिलिटी होती है, क्यों हमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, क्यों हमारा मन विचलित होता है, क्यों संतान नहीं प्राप्त होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का इनफैक्ट इवन साइंस इज रिसर्चिंग टिल डेट कि ये चीजों के आंसर्स कई बार साइंस के पास भी नहीं होते हैं, कई बार डॉक्टर्स के पास भी नहीं होते हैं। कहते हैं जहां पर दवाएं काम नहीं आती वहां दुआएं काम आती हैं। तो इसीलिए ये जो पितृपक्ष का टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जीवन में। अगर किसी भी चीज के बाद चीजें अगर आपकी रुकती हैं, ये जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आप श्राद्ध के टाइम पर अगर अपने पितृ जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, अगर आप उनसे माफी मांग लेते हैं कि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। श्राद्ध में जो है पिंडदान और तर्पण की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इन टर्मिनोलॉजीज को मैं आपको सिंप्लीफाई करके भी जरूर बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये टर्मिनोलॉजीज आपको ना समझ आ रही हो इस टाइम पर। देखिए, जो हमारे पितरों की डायरेक्शन होती है, जो हमारे एंसेस्टर्स की डायरेक्शन होती है, वो होती है साउथ वेस्ट। ओके, तो साउथ वेस्ट में हम कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स का सर्वाइवल होता है। ये जो हम पितृ दान, जो भी तर्पण करते हैं, जो भी पिंड दान करते हैं, तर्पण होता है कि जब हम उन्हें पानी पिलाते हैं, कहते हैं जो भी इस टाइम पर हम जब सूर्य को जल देते हैं, अपने पितरों को याद करके पानी में सेसमे सीड्स जैसे काले तिल भी जो है हम उसमें डाल के जो है चढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये जो पानी होता है ना, ये उनकी सोल पीती है। और जब उनकी सोल, अब जैसे आपने एक सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, तो एक प्यासे को पानी पिलाया तो हम दिल से आत्मा से उसको ब्लेस करते हैं ना, यार थैंक यू सो मच, तूने हमें पानी पिला दिया। किसी के घर आप जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में आप किसी मीटिंग में कंटिन्यूअस बिजी हैं, ऑनलाइन है और आप मीटिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं एंड ऑल ऑफ ए सडन आपको बहुत प्यास लगती है, किसी ने आपको पानी पिला दिया, तो आप कितने खुश होते हैं। तो इसी तरह हमारे एंसेस्टर्स को ये तर्पण जो है, ये जो पानी जो होता है, इनको जरूर पिलाना चाहिए। जो पिंडदान होता है, पिंडदान मीन्स कि उनको जो भी हम खाना खिलाते हैं, जैसे उसमें भी राइस की बॉल्स होती हैं, चावल की जो बॉल्स घी में जो है अगर जो हम बनाते हैं, जौ का आटा भी इसमें यूज करते हैं। और कई जगह पिंडदान में बहुत सारा जो है हम ब्राह्मणों को भोज भी कराते हैं। कहते हैं कि किसी ना किसी, ये जो 16 दिन होते हैं धरती पर हमारे एंसेस्टर्स आते हैं। और इसका एक और अच्छा लॉजिक भी है कि क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं, जैसे पीपल के पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये जो भी प्लांट्स जो हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये जो टाइम होता है इन प्लांट्स के ग्रोथ का टाइम होता है, इन प्लांट्स की न्यू बिगनिंग्स का टाइम होता है। कहते हैं ये जो श्राद्ध में जो भी चीजें हम अपने एंसेस्टर्स को खिलाते हैं, तो जो कौए जो होते हैं, जो कौओं को जब आप फीड कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फॉर्म ऑफ एंसेस्टर्स माने भी जाते हैं, तो ये जो आपके क्रोज होते हैं, जो इनका वेस्ट होता है, उससे कहीं ना कहीं जो है एक प्लांट की इनिशिएशन होती है। और स्पेशली वो प्लांट्स जो ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं, जो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आती है, तो ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ऑक्सीजन रिलेटेड प्लांट्स नए नए लगते हैं। और जब जब ये खाते हैं, क्योंकि जो कहते हैं इस टाइम पर जो कौवा होता है, उनकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको जब वो आप खाना खिलाते हो तो वो जो है उनको भी लगता है। साइंटिफिक इस तरह के भी कुछ लॉजिक्स जो है हमने कुछ रिसर्चेस में पढ़े। इसके अलावा जो है जब आप पिंड दान करते हो तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। 16 दिन जो है हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारे धरती पर आते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। उनके नाम के जब आप दिया जलाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं और उनकी जो है सोल से माफी मांगते हैं। अगर हमसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। ब्राह्मणों को जो है भोजन बनाते हैं, भोजन खिलाते हैं। और इसका जो कुछ कुछ पोर्शन साइज होता है, जो हिस्सा होता है, अगर आप गाय को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, तो ये सारी कहीं ना कहीं इन अ वे, सम और दी अदर वे कहते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंचता है। तो आपकी जर्नी में, जो आपकी सोल जर्नी है, उसके अंदर जो भी रुकावटें आ रही होती है, वो ऑब्स्टेकल्स जो है क्लियर होती हैं। देखिए, अगर कोई सोल भी है, अगर वो हमारी जर्नी में कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर रही है, तो अगर हम उस सोल को ब्लेस कर देंगे, हम एक्चुअली उस सोल को क्या चाहिए कि हो सकता है कि उस टाइम पर जब डेथ हुई हो तो उनके रिचुअल्स प्रॉपर ना हो, किसी कारणवश। आप सब लोग यूथ जनरेशन, आपने कोविड में देखा होगा बहुत सारी डेथ्स हुई,
बहुत सारे बच्चे जो है अपने अनफॉर्चुनेटली अपने पेरेंट्स का क्रिमेशन तक भी जो है नहीं करने आ पाए, क्योंकि सब एयरलाइंस बंद थी उस टाइम पर। तो आप लोग कहीं ना कहीं आपके मन में भी आता होगा कि ऐसा लाइफ में क्यों हुआ, और वो सोल को भी जो है ना वो पूरी तरह जो है कहते हैं कि शांति नहीं मिलती है। तो सोल को शांत करने के लिए, ताकि वो जो आत्मा है वो कहीं भी, कई बार अनटाइमली डेथ्स भी होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं ये सरकमस्टांसेस, जब तक उस सोल को सैल्वेशन नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तब तक कहीं ना कहीं वो आपके घर में या तो भटकती हैं, या आपके लिए प्रॉब्लम्स करती हैं, या कुछ ऐसे कर्सेस होते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि वो जो है हमें कहीं ना कहीं हमें इस लाइफ में मिलती है। पेरेंट्स का जो है रिजल्ट वो हमारे कई बार हमने देखा बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, और पेरेंट्स का अच्छा भी जो है वो भी बच्चों को मिलता है। तो वो सोल टू सोल जो ट्रैवलिंग वाली जर्नी है ना, इसमें अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी जो है उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, तो उसके लिए ये जो श्राद्ध का टाइम होता है, ये जो एंसेस्टर्स का इस टाइम पर अगर आप थोड़े दिन, सिर्फ ज्यादा दिन की बात हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 16 दिन का ये जो रिचुअल होता है, जो ड्यूरेशन होती है, इस टाइम पर अगर आप कोई नया सेलिब्रेशन जो है नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस ड्यूरेशन में अगर आप जो है कोई नई इन्वेस्टमेंट्स, कोई नया फाइनेंशियल, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ न्यू जॉब, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये कंप्लीट जो है उन एंसेस्टर्स के लिए अगर आप डेडिकेट करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उनको बोलो आप जहां भी हो आपके सिर पर हाथ रखें, आपको आशीर्वाद दें। अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अगर आप बिल्कुल क्लियर रखते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मिलती हैं। करके देखिएगा आज का यूथ, चाहे आप लोग मानते हो चाहे आप नहीं मानते हो, एक बार हम लोगों के कहने से आप करके देखिए, और अपने पेरेंट्स से भी चेक कीजिए कि एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो आपके जो बड़े पूर्वज जो घर के हैं, बड़े बूढ़े जब हमें आशीर्वाद देते हैं ना, तो आपकी जर्नी जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। कई बार हमारी बॉसेस से नहीं बनती, और आपने कभी देखा होगा कि एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव लगती है, मन करता है उनसे बहुत देर बात करते रहे। और कुछ सोल्स होती हैं जो हमारे एकदम से हेडेक होता है, हमारी थर्ड आई जो है ना एकदम से इम्पैक्ट होती है। तो ये चीज तो आप आज की यूथ मानते हो ना, आप लोग आपके कहते हैं कि पता नहीं वो सोल किस जन्म में आपके सामने आके कौन सा रूप आपके सामने ले लेती है। तो यूनिवर्स में ना कभी भी जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती ना, उसको क्रिप मत करना, उसको क्रिटिसाइज मत करना, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाए। तो इसीलिए आपके जो भी बड़े हैं ना घर में, उनका आशीर्वाद ना हमेशा लेना। मैं कहती हूँ कि हर दिन अगर आप अपने पेरेंट्स की सेवा करते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो ना, तो उनके कभी भी, वैसे तो माँ बाप कभी भी बच्चों को कर्ज नहीं करते, बड़े भी नहीं करते हैं, बट कई बार ऐसा माना जाता है कि अगर उनके डेथ रिचुअल्स आपने ढंग से नहीं करे हैं तो उसको कहीं ना कहीं कई बार सोल जो है ना वो थोड़ी सी अनहैप्पी रह जाती है, प्लीज नहीं हो पाती है। तो वहां पर जो है वो सोल किसी ना किसी फॉर्म में, अगर उसको शांति नहीं मिली, या तो वो आपके सामने आ जाएगी, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो आपके कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म, व्हेन आई से फॉर्म, तो कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म में आ जाती है। तो वहां पर जो है आप कोई भी बंदा हो जिससे आपकी नहीं बनती है, उसको ब्लेस करो, फॉरगिव करो, लाइफ में आगे बढ़ो, उसकी सोल से माफी मांगो। हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी पास्ट लाइफ का लिंक हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप देखेंगे पैदा होते हैं और उनके कितनी सारी बर्थ डिजीजेज होती हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने कौन से कर्म करे होंगे? सो आई एम श्योर ये उनकी पास्ट लाइफ है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट है, और माँ बाप के लिए भी वो एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है कि जब वो कोई बच्चा बीमार पैदा हुआ, या कोई बच्चे को कुछ ना कुछ डिजीजेज है, तो पितृपक्ष ये कहता है कि अपने जो जनरेशन से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो फैमिली का डीएनए है, उसको चेंज करना है, यहाँ पर उसको रिवर्स करना है, या उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको नलीफाई करना है, उस कर्मा को हमें क्रॉस करना है, उस कर्मा को क्लोज करना है। अगर डीएनए से चला आ भी रहा था कोई पर्टिकुलर डिजीज, बीपी, शुगर, बट वो इस जनरेशन पे ना आए, उसको क्रॉस, यहाँ कट मारना उस कॉर्ड को बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज पता नहीं आपकी आने वाली कितनी जनरेशंस इन्हीं चीजों से सफर करती रहेंगी। तो टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, फेथ अपनी जगह है, ह्यूमैनिटी अपनी जगह है, और स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है। हर चीज की लाइफ में अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। जी जी, देखिए कितनी अच्छी बात से वान्या जी ने खत्म की अपनी बात कि मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। देखिए पितृपक्ष के लिए मेरे जो विचार है मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए पितृपक्ष ऐसा समय है जब
हमें जो है, हमने साल भर में जो काम किया है, पास्ट को अवलोकन करने का समय है। जैसे साल भर हमने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आगे क्या करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग का समय है। तो हमें पास्ट चीज़ों, सिंहावलोकन माने पास्ट की चीज़ों से सीखना कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। क्योंकि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा वैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो जाएगी। तो पितृपक्ष में ये कहा जाता है कि भैया ये 15 दिन कोई भी नया काम ना करो, कोई भी नई चीज़ शुरू ना करो। तो क्या करो, इन 15 दिनों में आप रिसर्च करो, आप रिसर्च करो और पास्ट चीज़ों से सीखो। आदमी जो है, इतिहास बहुत हेल्प करता है भविष्य को बनाने में। तो हमें अपनी लाइफ से ही सीखना चाहिए कि हमने अपने पिछले समय में, मान लीजिए 1 साल के ड्यूरेशन में, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। इसको सीखने के लिए ये 15 दिन हमें उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, और क्या इससे समझना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा रहा, हमारे पूर्वजों का व्यवहार कैसा था। हम पूर्वजों को याद करते हैं, उनके निमित्त तर्पण करते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं। तो उस बहाने से हम उन्हें याद करते हैं कि हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे दादाजी के पिताजी ऐसे थे, वो ऐसे चलते थे, वो ऐसे बोलते थे, वो ऐसे खाते थे, वो ऐसे पीते थे, उनका व्यवहार ऐसा था, समाज में उनकी प्रतिष्ठा ऐसी थी। तो उन चीज़ों से जो अच्छी अच्छी बातें वो हमें ग्रहण करनी है, ताकि वो चीज़ें हम आगे कैरी कर सकें। और जब हम उसे कैरी करेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमसे सीखेगी कि हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो वो भी याद करेंगे कि हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे। तो हमें अपने फैमिली के जो अच्छे गुण हैं उन्हें जो है ग्रहण करना चाहिए, और उन्हें याद करने का, उन अच्छी चीज़ों को नोटिस करने का ये टाइम होता है पितृपक्ष। जब आप अपने घर में अपने दादाजी के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इसी बहाने उनको याद करते हैं। दादी का करते हैं तो याद करते हैं, अपने पूर्वजों का करते हैं तो उन्हें याद करते हैं, और उनसे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए और आगे आने वाले समय में उन्हें अपने लाइफ में उतारना चाहिए। तो जो आज की युवा जनरेशन है उनसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके पास समय नहीं, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आपका जो खानदान है, आपका जो परिवार है, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको इतना कुछ सिखा सकते हैं, उनकी लाइफ इतना आपका मार्गदर्शन कर सकती है कि आप आगे आने वाली चैलेंजेस को सही ढंग से टैकल कर पाएंगे। जो आज का यूथ है परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल गई तो ऑफिस में खटपट रहती है, अच्छे से सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में बड़े झगड़े हैं, बच्चों को कैसे संभालना है समझ नहीं आ रहा है। हस्बैंड कहता है वाइफ की जिम्मेदारी, वाइफ कहती है हस्बैंड की जिम्मेदारी, कहते हैं आधी तुम्हारी जिम्मेदारी, आधी मेरी जिम्मेदारी, 24 घंटे में 12 घंटा तुम संभालो, 12 घंटा तुम संभालो, तुम्हारा टाइम है मेरा। ये जो सारे कन्फ्यूज़न है इनको दूर करने के लिए हमें अपने ही खानदान के पास्ट को अवलोकित करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो ये पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो युवा जनरेशन खासकर जो 25 से 35 के बीच में है, उनको इस टाइम में अपनी फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं उनको डिग आउट करना चाहिए, अपने परिवार वालों से पूछिए। और श्राद्ध और तर्पण एक माध्यम है कनेक्ट करने का। जैसे किसी भी चीज़ से हम जुड़ते हैं तो एक माध्यम बनता है कनेक्ट करने का। आप किसी के बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो वो एक कनेक्शन का माध्यम बनता है। आप उन्हें दे के जाते हैं, वो याद करते हैं अरे मेरे बर्थडे में इन्होंने ये गिफ्ट दिया था। तो आप अपने जो है पूर्वजों से कनेक्ट कर सकते हैं हर साल पितृपक्ष के टाइम पर, उनका श्राद्ध करके, तर्पण करके, और उनकी ब्लेसिंग तो लेंगे ही लेंगे। जो हमारा धर्म कहता है कि हमारे पितरे आते हैं और यहाँ धरती पर आते हैं और वो अलग अलग रूप में आकर के देखते हैं कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं, और अगर उनके वंशज अच्छा काम करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, अगर देखते हैं उनके वंशज ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो दुखी होते हैं। तो जो हमारा धर्म है ये जीवन जीने की पद्धति है, आपके जीवन को आसान बनाती है, आपको चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए अगर आप रिचुअल्स को मानेंगे, बिना तर्क किए मानेंगे, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा है।
अगर तर्क में उलझे रहेंगे तो अभी आप मान लीजिए 25 साल के 35 साल कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, और उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाएंगे तब पश्चाताप होगा कि यार मैं तो ये मिस कर गया, ये मिस कर गया, एक बार फिर से 25 साल का हो जाता तो ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता तो आज ऐसा होता। तो कहीं आपके हाथ से वो अवसर निकल ना जाए, वो देर ना हो जाए, इसीलिए अपने परिवार के रिचुअल्स को मानिए, अपने घर परिवार के संस्कारों को फॉलो करिए, और आप देखेंगे उससे आपको बड़ा लाभ होगा। देखिए जो बना बनाया रास्ता है ना, उसमें चलना आसान है। तो हमारा धर्म जो है जीवन जीने की पद्धति है, उस पर चलिए, फायदा होगा। नया रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा ठोकरें मिलेंगी। हमारे साथ के.एम. सिन्हा जी मौजूद हैं। के.एम. सिन्हा जी, आज के यूथ को क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह है? जैसे पितृपक्ष में वो क्या ऐसे सरल उपाय कर लें जिससे उनके पितृदेव भी प्रसन्न हो जाएं और उनका आगे का जीवन भी आसान हो? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो पितृ दोष है या नहीं है, इसको आपको चार्ट से भी देखना चाहिए, फिर आप उपाय करिएगा। कई बार क्या होता है, लाइफ बहुत इजी हो जाती है लोगों की, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको पिता का दिया हुआ सब कुछ इतना मिल जाता है कि उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा अपना एक थ्योरी है जो मैंने सोचा हुआ है। जैसे त्रिकोण वर्ड हम लोग कुंडली में कहते हैं, आप सभी लोग त्रिकोण जानते होंगे। त्रिकोण मतलब पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो नवम भाव को पितृ भाव कहा गया है, क्योंकि हम लोग पितृदोष की बात कर रहे हैं तो पहले पितृ भाव को समझना पड़ेगा। नवम भाव पितृ भाव है। सपोज कीजिए नवम भाव मेरे पिता का भाव है या आपके पिता का भाव है, तो उससे पंचम भाव यानी पिता के संतान की भाव होगी, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो संतान का भाव होता है, ये हम लोग ने ज्योतिष में पढ़ा हुआ है। तो नवम भाव अगर पिता का है तो पिता से नवम भाव क्या होगा, पहला भाव हो जाएगा, और पहला भाव क्या होगा, लग्न होगा। लग्न का मतलब आप खुद होंगे, आपके बारे में, यानी लग्न की जो विशेषता होगी वो किसी जातक के बारे में होगी। नवम भाव पिता का, और आप पिता से पांचवें, और आपका जो पुत्र होगा वो आपसे क्या होगा, पांचवा होगा, यानी पंचम, और पंचम से फिर नवम। तो एक ये ट्राइंगुलर जो रिलेशन बनता है, एक त्रिकोण का जो संबंध बनता है, ये त्रिकोण का संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो ये समझना चाहिए। और कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी में कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर निश्चित रूप से एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस जो है, एंट्रोपी वो पूरे यूनिवर्स का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये साइक्लिक है। हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं अभी कि हम अपने पुत्र को अच्छा संस्कार देंगे, उनको बताएंगे, फिर वो अपने पुत्र को देंगे, तो एक साइकिल हमें इस बनाना पड़ेगा जिससे कि ये पूरा जो त्रिकोण का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए। और पितृभाव जब दूषित हो जाता है चार्ट में, अब पितृभाव दूषित हो जाए, पूरी तरीके से दूषित हो जाए, चाहे राहु केतु से हो, चाहे शनि से हो, तो वो भाव एक पितृदोष का भाव बना देता है। मतलब रूल तो अगर ज्योतिषीय रूप से कहा जाए तो बहुत सारे रूल्स हैं। नवम भाव में सूर्य अगर राहु केतु के साथ हो तो भी पितृदोष डेवलप करता है, चतुर्थ भाव में हो तो भी परेशान करता है, लग्न भाव में हो तो भी करता है, षष्ठम भाव में हो तो भी करता है। तो एक्चुअली में बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन जो आम जनता को समझना चाहिए, जो एस्ट्रो तक के जो व्यूअर हैं, जो लगातार हमें वॉच करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पितृदोष आपको नहीं पता है। सपोज कीजिए कि पितृदोष आपको पता ही नहीं है कि इसका क्या ज्योतिषीय कारण बनता है, तो आप अपने बैकग्राउंड को चेक कीजिए। बैकग्राउंड को चेक करने का मतलब है आप ये चेक कीजिए कि कहीं आपके परिवार में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी की शादी ही रुक गई है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है। बच्चे 4 बच्चे हैं तो पहले की नहीं शादी हुई, फिर दूसरे की भी नहीं है, तीसरे की भी नहीं हुई, चौथे की भी नहीं हुई, और किसी कारणवश किसी की शादी हो गई तो संतान नहीं हो पा रही है, संतान हो गई तो संतान की संतान नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब है प्रथम भाव, पंचम त्रिकोण, नवम त्रिकोण ये दूषित हो रहा है कहीं ना कहीं पर, और ये पितृदोष को बताता है कि पितृदोष आपकी कुंडली में है। और अगर आप इसको मानिए या ना मानिए, मैं तो यही कहूँगा आज के यूथ को लेकर कि बैकग्राउंड को चेक कीजिए। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती या बैकग्राउंड को चेक कीजिए, क्या लगातार आपके घर में कोई लगातार डेथ तो नहीं होती जा रही है,
एक ही साल में ऐसा नहीं हो कि 5-5 6-6 डेथ हो जा रही है, तब जाकर लोग जो है धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको डर होता है, और डर जब होता है किसी के अंदर तो आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब डर ना हो तो भी जो अध्यात्म की तरफ जाता है वही श्रेष्ठ मनुष्य बनता है आगे चल करके। और वैदिक धर्म जो कि सनातन धर्म हमारा है, सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको पता होगा कि सनातन धर्म पूरे विश्व में अगर कोई सबसे पुराना धर्म है तो वो सनातन धर्म है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से डिकोडिंग की है, और उनके पास उस समय कौन से एपरेटस थे, इवन हम लोग हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन और मून के लिए, तो वहाँ पर भी हनुमान जी जो है सूर्य भगवान को मुंह में निगलने जा रहे थे, और उसमें लिखा हुआ है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। तो उसमें जुग सहस्त्र योजन पर वायु, तो जुग सहस्त्र, जुग का मतलब होता है एक युग, सहस्त्र मतलब 1000, और योजन मतलब एक कैलकुलेशन है, जैसे हम लोग किलोमीटर करते हैं, मीटर करते हैं। तो जब इस पूरे को मल्टीप्लाई किया गया तो नासा ने अभी रिसेंटली ये प्रूफ किया कि जो हनुमान चालीसा में डिकोडिंग की गई है वो डिकोडिंग से जो वैल्यू आ रही है उतना ही डिस्टेंस है। एंड दे वर वेरी सरप्राइज। नासा जिसको लोग मानते हैं आज के डेट में, बच्चे समझते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला युग है, दे बिलीव ऑन नासा, तो उसमें उन्होंने बोला कि नासा ने प्रूफ कर दिया कि इसका जो डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ इतना यूनिट का है, और वो डिकोड किया गया हनुमान चालीसा में। इतना बड़ा धर्म है, इस धर्म को जब तक आप प्रॉपरली डिकोड नहीं करेंगे, और पूरी युग बीत जाएगी डिकोड करने में। इसलिए मैं यही कहूँगा जो लोग करते आ रहे हैं उन्हीं नीतियों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने आसपास की घटनाओं को देखिए, अपने घर की घटनाओं को देखिए, अपने परिवार की घटनाओं को देखिए। परेशानी किसी ना किसी रूप में आती है, लेकिन शादी रुक जाए, क्योंकि पितृ दोष का मतलब होता है वंश की वृद्धि रुक जाना, पितरों का श्राप लग जाना। और पितृ कौन होते हैं? आपके पूर्वज। वो सभी पूर्वज हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, चाहे उनकी अल्पकाल में मृत्यु हुई हो, चाहे वो पूरी जिंदगी जीकर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बाद में पितृ पूजा आप करते हैं, मैं तो कहता हूँ, मेरा अपना थिंकिंग यही है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। उनके जीते जी उनकी सारी ख्वाहिशों को आप पूरा कर दीजिए। एक साइकिल चलाइए, इस त्रिकोण को पूरा बदलिए। इस त्रिकोण में अभी तक क्या था कि हम लोग बस जीते आए हैं और अपनी लाइफ को ख़त्म करके फिर लाइफ एंड हो जाता है। मृत्यु लोग है, सभी लोगों की मृत्यु एक दिन फिक्स्ड है, लेकिन कुछ ऐसा हमें यहाँ पर करके रखना चाहिए जिससे कि ये जीते जी, मतलब जब जिंदा हैं तब उनको कष्ट ना पहुँचाए। आज के डेट में क्या होता है, हम पितृदोष तो कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, तर्पण भी कर लेते हैं, लेकिन माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। हम लोग माता पिता से, बहुत सारे लोग हैं वो विवाद करना चाहते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं माता पिता को, और उसके बाद ये तर्पण करेंगे। तो क्या आपको लगता है प्रवीण जी की उनकी आत्मा को कभी शांति मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है, मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इसकी रेमेडी है, लेकिन रेमेडी हम उन पूर्वजों को कर रहे हैं जिनको हमने देखा नहीं है। लेकिन जो हमारे माता पिता हैं उनकी भी सेवा कीजिए। और समाज में सबसे पहले पितृ की बात की जा रही है, पूर्वज की बात की जा रही है, तो अपने फैमिली मेंबर से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए और उनकी लगातार सेवा करती रहनी चाहिए। उसके बाद इसमें रेमेडी क्या क्या होता है, एक तो त्रिपिंडी दान कराई जाती है। त्रिपिंडी दान कराने का जो अर्थ होता है उसमें 3 पिंडों का दान किया जाता है, और ये 3 पिंड भी कहीं ना कहीं पर त्रिकोण को ही बताते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ त्रिकोण को बताते हैं, क्योंकि आप हैं, आपके पुत्र हैं, और आप कहाँ से पैदा हुए हैं? अपने पिता से। तो ये जो साइक्लिक चलता है, 3 लोगों का जो ये साइक्लिक चलता है, यही त्रिकोण करते हैं। और इन पूरे को शांत करने के लिए हम लोग त्रिपिंडी दान करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि त्रिपिंडी दान करने के बाद जो है, अगर हम सोच लें कि हमारे लिए
ये त्रिपिंडी दान हो गया, अब जो हमारे एंसेस्टर हैं उनको अब कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो ये गलत है। क्योंकि त्रिपिंडी दान भी कर रहे हैं तो मन से, अब मन आपका सच्चा होना चाहिए। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं वही चीज़ आपके मन में भी रहना चाहिए। आप सभी से प्यार की बातें कर रहे हैं लेकिन मन में ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो फिर आपका त्रिपिंडी दान भी कभी भी सही नहीं हो सकता है। और इसको रियल लाइफ में आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, कम से कम जो इस चैनल को वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको आज से ही ये मानना चाहिए कि हमें जो भी एंसेस्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जो पूर्वज हैं इस दुनिया में नहीं है, उन सभी के लिए हम लोगों को जो भी कमी रह गई थी, उनके जो सपने थे, सपोज़ कीजिए किसी का सपना था कि बड़े होकर इंजीनियर बनना था लेकिन उसकी डेथ हो गई पहले, तो आप अपने बच्चे के अंदर ऐसा गुण उत्पन्न कीजिए कि उनके सपने को साकार कीजिए। किसी का सपना था कि देश में जो है वो एक विद्यालय खोलना था बड़ा सा, लेकिन वो खोल नहीं पाए, तो उनका आप सपने उनको पूरे कीजिए। लेकिन सपने देखने के लिए आपको अपने पूरे जो पूर्वज हैं उनके, हम लोग देखा जाए तो केवल माता पिता और उनसे ज़्यादा दादा दादी नाना नानी से ऊपर हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब तक जाएंगे तब तक तो आयु भी पूर्ण हो जाती है। तो जितना आपने सुना है कम से कम उन्हीं की जो उनकी आखिरी इच्छा रह गई है उनको पूरा किया जाए। और पूरा करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं एकदम पूरे तरीके से दोनों लोगों से सहमत हूँ जो हमारे चैनल पे हैं, प्रवीण जी हैं, आर्या जी हैं, दोनों लोगों से मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ कि ये आज के जो समय है, इस पूरे समय में लोगों को अपनी परेशानियां जो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं वो रिटर्न होकर आती है। इसलिए मैं त्रिकोण का कॉन्सेप्ट भी इसको मानता हूँ। और त्रिपिंडी दान कर देने से भला तो होता है, और जो सिस्टमेटिक प्लानिंग वाली बात जो प्रवीण सर ने बोला कि प्लानिंग करनी चाहिए हम लोग को, ये 15 दिन एकदम प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया शास्त्रों में कि आप अपने बाल भी नहीं कटवा सकते हैं, आप अपने नाखून भी नहीं काट सकते हैं, आप जो है किसी प्रकार के मांसाहार नहीं कर सकते हैं, इस समय सात्विक रहना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें धर्म में लिखी गई है, लेकिन कितने लोग इसको फॉलो करते हैं ये भी एक देखना ज़रूरी है। तो जैसा अगर हम कर्म करेंगे हमारे बच्चे भी उसी तरीके से देखेंगे, और इस तरीके से एक बार ये साइक्लिक बन गया तो फिर से हम उस चीज़ को रिटेन कर लेंगे। मेरा यही मानना, और यही सच्चा रेमेडी होगा। प्रवीण जी तो बहुत अच्छे ढंग से जो है के एम सिन्हा जी ने समझाया। प्रोग्राम को अब समाप्त करेंगे। फाइनल कमेंट वान्या जी से लेते हैं कि वान्या जी, आज के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगी? पितृपक्ष में वो क्या छोटे छोटे उपाय कर लें जिससे कि उनको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाए और लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मिले? धन्यवाद प्रवीण जी। तो मैं लास्ट में यूथ को बस एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि चाहे आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स में स्पिरिचुअलिटी है, वो एनर्जीज है, ईश्वर है। उस एनर्जी से, वाइब्रेशन से, फ्रिक्वेंसी से अपने आप को कनेक्ट करके देखिए, जीवन बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ बहुत इजी लगेगी। अभी के एम सर ने भी बोला कि चीजें जो हैं वो रिटर्न आती हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, मैं अग्री करती हूँ, एको करती हूँ। प्रवीण जी ने भी बोला कि आज की जो जनरेशन है, मतलब अगर आप लोग इन चीजों को करोगे ना थोड़ा सा, और ऐसा नहीं होता कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बूढ़े लोगों की वो है, यंगस्टर्स कैन ऑल्सो लाइक फॉलो स्पिरिचुअलिटी। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, आज यूथ जो है वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी आपकी एज का एक टैबू है कि सिर्फ जब आप इस एज में आएंगे तभी आप उस इवेंट को करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं तो आप बूढ़े हो गए या आपके थॉट्स ओल्ड फैशन हो गए, ऐसा नहीं है। एक बार आप करके देखिए, अपने एंसेस्टर्स को याद करके देखिए, उनके फेवरेट खाना जो है वो जो है आप पितृपक्ष में जो है जरूर बनाइए। और ऐसा जब आप उसको बनाएंगे, पीपल के पेट पर रख के आएंगे, आप खुद भी खाएंगे, अच्छा लगेगा। सर की एक बात, प्रवीण सर की, मुझे बहुत टच करी और अच्छी लगी जब उन्होंने ये बोला कि उनकी जो हैबिट्स है एंसेस्टर्स की, वो अच्छी हैबिट्स आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, क्योंकि ये जो सोल टू सोल जर्नी है, अच्छी हैबिट्स को अपने जीवन में लाइए। कैसे वो थे, क्या वो करते थे उस टाइम पर, 7 किड्स होते थे, 10 बच्चे होते थे, फिर भी वो इतनी इजीली सब कुछ मैनेज करते थे। आज एक किड भी जो है वो मैनेज नहीं होता है। तो ऐसी क्या वो स्ट्रेटजीज करते थे, ऐसे क्या वो करते थे, कैसे वो इतना काम रहते थे, पेशेंट रहते थे। आज हमारे पास सारी फैसिलिटी
फैसिलिटीज है, सारी टेक्नोलॉजीज है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन क्यों होता है? तो इसीलिए सब कुछ कंफर्ट जोन सब कुछ है आज की डेट में हमारे पास। तो इसीलिए अपने पितरों को याद कीजिए, रिसर्च कीजिए, उनके डेटा पर रिसर्च कीजिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए, दादा कैसे थे, नाना कैसे थे, ब्रेकफास्ट टेबल पर बात कीजिए, डाइनिंग टेबल पर बात कीजिए और देखिए वो क्या क्या चीजें फॉलो करते थे। जैसे वो घर को प्यार से मैनेज करते थे, वैसे ही आज जितनी जरूरतें बढ़ गई हैं उतनी टेंशन और स्ट्रेस भी बढ़ गया है। कभी कभी जीवन में अपने आप को मिनिमलिस्टिक रख के देखिए, कम से कम चीजों में भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद लीजिए, तर्पण कीजिए, दान कीजिए, किसी तीर्थ स्थल पर जाकर पिंडदान करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो अपने घर बैठ के ही आप उन रिचुअल्स को कीजिए और देखिए आपकी लाइफ की आगे की जर्नी स्मूथ होगी, डिजीजेस कम होंगी, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी और बड़ों को हर दिन उनकी ब्लेसिंग आप हर दिन लीजिए। फिर देखिए लाइफ बहुत सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी, इजी होगी। और एंसेस्टर्स को हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर दिया जला के वैसे भी याद कीजिए। श्राद्ध के दिनों में कौवे, कुत्ते और गायों की जो सेवा है वो जरूर कीजिए। रोज एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालिए, कौवे के लिए जरूर निकालिए, छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ मीठा भी उनको दे दीजिए। कहते हैं कि वो तर्पण उन तक पहुंचता है, जो भी आप करते हो वो पिंडदान उन तक जरूर पहुंचता है। तो सबका आशीर्वाद लीजिए, लोगों में बड़ों को जो है उनके ब्लेसिंग्स लेते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। फिर देखिए आपकी प्रॉब्लम्स जीवन में काफी कम हो जाएंगी। एंड गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आज का यूथ आप बिल्कुल घबराइए मत, इंस्पिरेशन लीजिए, लोगों से सुनिए उनकी सक्सेस स्टोरीज और अपने बड़ों को याद कीजिए और उनको नाम से उनको विजुअलाइज कीजिए, उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को याद कीजिए। फिर देखिए और उनको अपनी लाइफ में जो है इम्बाइब कीजिए। आपकी जनरेशंस भी ग्रो करेंगी, शादियां भी होंगी, अनटाइमली डेथ्स भी लाइफ में, फैमिलीज में नहीं होंगी और आप सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, अग्रसर करोगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी जी, बड़े अच्छे तरीके से वानिया जी ने समझाया, केएम साहब ने समझाया। फाइनली मैं एक बात कह के अपनी इस पॉडकास्ट को हम लोग समाप्त करेंगे, इस डिस्कशन को, कि देखिए जब आप कोई रिचुअल करते हैं ना, आज हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि वानिया जी कह रहे थे कि आप पीपल के पेड़ से कनेक्ट होंगे, ये प्रकृति ही देवता है। जैसे हमारे इंसानों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर, सब में ईश्वर है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है। तो ईश्वर से यदि आपको कनेक्ट होना है तो इस प्रकृति से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। प्रकृति से कनेक्ट होने के लिए आप क्या करें कि जब पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं, पेड़ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप जो है कौवे को खाना दे रहे हैं तो आप उड़ने वाले पक्षियों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप स्ट्रीट डॉग्स को फूड दे रहे हैं तो आप जीव जंतुओं से कनेक्ट हो रहे हैं, आप गौ माता को खिला रहे हैं, गौ माता में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो और ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, तो ब्राह्मणों में ऐसा कहा जाता है बृहस्पति ग्रह का वास होता है, आप बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा कनेक्शन इस पूरी प्रकृति से जुड़ता है। तो जब आप प्रकृति से कनेक्टेड रहेंगे तो वही प्रकृति आपकी हेल्प करेगी। जब आप स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे तो यही प्रकृति आपकी हेल्प करेगी उस स्ट्रगल से निकलने में। तो इसी नेचर में सब कुछ है, तो इसी नेचर से हमें सब कुछ ग्रहण करना है और इसी नेचर को देना है। इसलिए नेचर से कनेक्ट रहिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यूथ के लिए सलाह ये है कि रिचुअल्स को मानिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं मानेंगे तो नुकसान ज़्यादा होंगे, नुकसान आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या नुकसान हो गया, लेकिन वो नुकसान होगा। उस नुकसान को आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पूरा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है ये परेशानियाँ क्यों आती हैं जीवन में। आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन पर चल के नहीं कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल के नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी है। जो लोग धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करेंगे उनके जीवन में कम परेशानियां होंगी लेकिन कम होंगी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं इस डिस्कशन को। और वानिया जी जुड़ी, वानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और केएम सिन्हा जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी, आपका भी और एस्ट्रो तक के दर्शकों का भी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर जल्द ही मिलेंगे, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।